Assalamualaikum dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with lecture number 9 of General and Molecular Genetics. In this lecture, we are going to discuss about two other kinds of gene interactions. One is pleiotropy and the other one is lethality. ठीक है जी, तो अभी तक हम बात करते आए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जीन इंटरेक्शंस की. ठीक है, वो इंट्रा एलीलिक इंटरेक्शंस भी थे जिसमें एक ही जीन की डिफरेंट एलील्स जो हैं वो इंटरेक्ट करती थी किसी फिनोटाइप पर्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए, और इंटर एलीलिक इंटरेक्शन जिसके अंदर डिफरेंट जीन्स की डिफरेंट एलील्स जो हैं वो इंटरेक्ट करके पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस करती थी. आज हम देखेंगे कि पैलियोट्रॉपी और लेथैलिटी में जीन्स के कौन से जो है वो इंटरेक्शन एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे प्लियोट्रॉपी. ठीक है जी, प्लियोट्रॉपी के अंदर हमारे पास क्या है. प्लियोट्रॉपी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जीन है. ठीक है जी, एट अ टाइम एक ही जीन है जिसकी डिफरेंट एलील्स इंटरेक्ट करेंगी. ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं करेंगे. यूजुअली हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जो है वो एक जीन कंट्रोल करता है एक फिनोटाइप को. ठीक है, या फिर हमने एक और सिचुएशन पढ़ी एपिस्टासिस की जिसमें डिफरेंट जीन्स इंटरेक्ट करके एक फिनोटाइप कंट्रोल करते थे. लेकिन अब हमारे पास प्लियोट्रॉपी का जो फिनोमेना है इसमें हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ एक ही जीन है लेकिन फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस जो वो कंट्रोल कर रहा है वो एक से ज़्यादा है. यानी कि एक जीन जो है वो कंट्रोल करेगा मोर देन वन phenotypic expressions और मोर देन वन traits. So let us see the whole phenomena. So हम बात कर रहे हैं प्लियोट्रॉपी की. प्लियोट्रॉपी में हमारे पास क्या है, एक ही जीन है कंट्रोल कर रहा है मल्टीपल अनरिलेटेड फिनोटिपिक इफेक्ट्स. ठीक है जी, सिंगल जीन का इफेक्ट है मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेड्स के ऊपर. एक ही जीन है कंट्रोल कर रहा है मोर देन वन टाइप ऑफ ट्रेड्स, मोर देन वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोटाइप्स इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ठीक है, तो किस तरह एक जीन जो है वो कंट्रोल करेगा डिफरेंट फिनोटिपिक इफेक्ट्स को एग्जाम्पल से हम स्टडी करेंगे. लेकिन अगर एक ही जीन जो है हमारे पास कंट्रोल कर रहा है डिफरेंट फिनोटिपिक इफेक्ट्स, तो अगर उस पर्टिकुलर जीन के अंदर किसी भी किस्म की म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितने सारे के सारे वो फिनोटिपिक इफेक्ट्स कंट्रोल कर रहा था अब वो सारे के सारे ट्रेड्स जो है वो एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ उस एक जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से क्या होंगे, इफेक्ट. ठीक है, और जो भी जीन जो है वो कंट्रोल करता है मल्टीपल फिनोटाइप्स उसे हम कहते हैं जी प्लियोट्रॉपिक जीन. 1910 में जो है वो सबसे पहले फेस्ट शिफ्ट ने जो है वो ये टर्म यूज़ की थी. और उसके बाद ही हमारे पास पेलियोट्रॉपी का मतलब क्या है, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पेलियन मीनिंग मोर एंड ट्रोपोस मीनिंग करेक्टर. So pleiotropy means more character. So in this type of gene interaction, we are studying a gene which is going to control multiple phenotypic effects. प्लियोट्रॉपिक जीन जो है हमारे पास वो मोस्टली मेटाबॉलिक पाथवेज को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जब उनके अंदर चेंज आता है तो उसकी वजह से वो मेटाबॉलिक पाथवेज जो डिफरेंट फिनोटाइप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं उन सब के अंदर जो है वो हमारे पास चेंज आ जाता है. और जो भी हमारे पास जीन है पैलियोट्रॉपिक जीन वो भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड ही बनाता है. ठीक है, जब हम बात करते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस की, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस क्या होता है कि एट अ टाइम जो है वो हमारे पास जो भी एक जीन है, ठीक है, उससे एक पॉलीपेप्टाइड यानी कि एक प्रोटीन की अमाइनो एसिड की एक ही चेन बनती है जो कि फर्दर जाकर एक ही फिनोटिपिक इफेक्ट कंट्रोल करती है. सो पैलियोट्रॉपिक जीन्स के केस में जीन भी एक ही है और पॉलीपेप्टाइड भी एक ही सिंथेसिस होगी, लेकिन फिर क्या होगा कि वही एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो मल्टीपल जो है वो इफेक्ट्स कंट्रोल करेगी. ठीक है, एट अ टाइम मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स. अब वो एक ही जीन है एक ही पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस कर रहा है लेकिन उस एक ही पॉलीपेप्टाइड के मल्टीपल इफेक्ट हैं. ठीक है, अब अगर मल्टीपल इफेक्ट्स हैं उसके तो उसी पॉलीपेप्टाइड के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो म्यूटेशन या डिस्टॉर्शन आने की वजह से मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो इम्पेयर हो जाएंगे, मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो सही से काम ही नहीं कर सकेंगे. तो हमारे पास जो एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी का केस जो है वो स्टडी करने के लिए वो है फिनाइल कीटोन यूरिया की. ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया हमारे पास एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. ठीक है, और ये एक ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ है. ठीक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटेरली जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन होती है. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हमारे पास प्लियोट्रॉपिक जीन है फिनाइल कीटोन यूरिया के केस में
उस सिंगल जीन के अंदर जो है वो म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है। उस एक जीन के अंदर किसी भी किस्म के म्यूटेशन की वजह से क्या होता है हमारे पास कि एंजाइम ही सिंथेसाइज नहीं होता। एक वो जीन जिस एंजाइम को कोड करता है, जिस पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, वो एंजाइम हमारे पास सिंथेसाइज नहीं होता, और वो एंजाइम हमारे पास इस केस में एब्सेंट होता है। फिनाइल कीटोन यूरिया के केस में एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज का काम क्या है कि वो एक अमाइनो एसिड है हमारे पास फिनाइल एलानिन, उसकी कन्वर्जन कराता है ट्रायोसिन में, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो एंजाइम ही सिंथेसाइज नहीं होगा उस म्यूटेशन की वजह से किसी भी किस्म की जो उस जीन में आ रही है, तो क्या होगा कि फिनाइल एलानिन जो है अमाइनो एसिड, उसकी ट्रायोसिन के अंदर जो है वो कन्वर्जन ही नहीं होगी, उसकी कन्वर्जन का प्रोसेस ही जो है वो स्टॉप हो जाएगा, सीज हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर 10 पे जो है वो इसका जीन लोकेटेड है, फिनाइल कीटोन यूरिया का जीन, जिसे हम पीएच जीन कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर 12 पे लोकेटेड है, तो इट्स द ऑटोसोमल डिजीज, ठीक है। ऐसी डिजीज है जो कि ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। और ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है कि ऑटोसोम्स पे तो ठीक है इसका, इसलिए क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे इसका जीन लोकेटेड है। रिसेसिव इसलिए कि इसको जो है वो अब डिजीज़ फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिजीज़ को शो होने के लिए जो है वो रिसेसिव, दोनों की दोनों रिसेसिव अलील्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। पीएच जीन की दोनों के दोनों रिसेसिव अलील्स का होना ज़रूरी है। किसी भी किस्म की जो म्यूटेशन आती है इस पीएच जीन में, उसकी वजह से एंजाइम फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज जो है हमारे पास सिंथेसाइज ही नहीं होता। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज जब सिंथेसाइज नहीं होता तो इमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है, हाल्ट हो जाता है। इमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म, जिसमें इमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन हमारे पास कन्वर्ट होता है ट्रायोसिन में। ये देखें जी, ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सबसे पहली बात। उसके बाद हमारे पास जी इसमें एंजाइम नहीं होता, सिंथेसाइज नहीं हो रहा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। और तीसरी बात कि हमारे पास ये मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम इसे क्यों कहते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है, जिसमें फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड चेंज होता है ट्रायोसिन के अंदर, ठीक है। यूजुअल कंडीशंस में क्या होता है, फिनाइल एलानिन जो है वो हमारे पास एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। एसेंशियल अमाइनो एसिड हम ऐसे अमाइनो एसिड्स को कहते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती और डाइट से जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी डाइटरी रिसोर्सेज से जो है फिनाइल एलानिन ऑब्टेन किया जाता है। एग जो है वो उसके अंदर हमारे पास फिनाइल एलानिन प्रेजेंट है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स, मीट और फिश, इस तरह के बहुत सारे प्रोटीनिक सोर्सेज जो हैं हमारे पास, वो उसमें जो है वो फिनाइल एलानिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है जी ट्रायोसिन में, जबकि ट्रायोसिन जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है। फिनाइल एलानिन से ट्रायोसिन सिंथेसाइज करने में जो एंजाइम हेल्प करता है इसकी कन्वर्जन में, दैट इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। लेकिन फिनाइल कीटोन यूरिया के केस में हमारे पास जो है वो जीन पीएच जीन म्यूटेशन की वजह से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज सिंथेसाइज नहीं हो रहा। जब ये सिंथेसाइज नहीं हो रहा तो फिनाइल एलानिन की कन्वर्जन ट्रायोसिन में जो है वो स्टॉप हो जाएगी, हाल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पहली बात तो दो तरह के जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। पहली बात कि फिनाइल एलानिन की कन्वर्जन नहीं होगी तो फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा ब्लड में, ठीक है। फिनाइल एलानिन जब एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेगा ब्लड में, तो इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से जब ये इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता जाएगा तो ये ब्लड से जो है वो वहाँ पे जो है ये फिनाइल पायरोवेट में चेंज होता जाएगा, ठीक है। और फर्दर जो है वो फिनाइल एसिटिक एसिड में, ठीक है, चेंज हो जाएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये ब्रेन में जो है वो एंटर हो जाएगा। ब्रेन में एंटर होगा, CSF जो हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो है ये डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स काज करेगा, डिसऑर्डर्स काज करेगा, मेंटल रिटार्डेशन जिसमें हमने देखी, और सीजर्स वगैरह, और बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। इनबॉर्न फीटस के अंदर जो भी फीटस जो है वो फिनाइल कीटोन यूरिया के साथ पैदा होते हैं, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट ब्रेन डिसऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है ट्रेट वो ब्रेन का ही है कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ठीक है, और उससे रिलेटेड इफेक्ट्स। तो वो किस वजह से है कि फिनाइल एलानिन जो है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेन में। दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि ट्रायोसिन जो है वो बनता था फिनाइल एलानिन से। अब अगर फिनाइल एलानिन की कन्वर्जन नहीं हो रही ट्रायोसिन में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, तो अब क्या होगा, जो ट्रायोसिन फर्दर ढेर सारे फंक्शन बॉडी में कंट्रोल करता था, ढेर सारे जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को इनकाउंट करता था, जो भी उसके फर्दर फिनोटिपिक इफेक्ट्स थे वो सारे के सारे भी क्या होंगे,
इफेक्ट होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया रिजल्ट्स इन मल्टीपल प्रॉब्लमैटिक फिनोटिपिक इफेक्ट्स। इसमें हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन आ रही है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीजर्स आ रहे हैं। सीजर्स क्या हैं जी? अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस जो ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सीजर्स, ठीक है। जब सीजर्स बहुत सारे एट वंस आने शुरू हो जाते हैं, रिकरेंट सीजर्स, तो वो एपिलेप्सी जो है वो हमारे पास डिजीज़ है, वो भी इसकी वजह से हो सकती है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और मस्टी स्मेल एंड रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। तो पहली बात तो हमारे पास हमने देखा कि दो तरह के कंसिक्वेंसेस हो रहे थे, एक फिनाइल एलानीन की एक्यूमुलेशन से, ठीक है, तो वो ये सारे कंसिक्वेंसेस आ गए। उसके अलावा मस्टी स्मेल कैसे आएगी जी? मस्टी स्मेल कैसे आएगी? फिनाइल एलानीन की जब एक्यूमुलेशन होती है तो फिनाइल एलानीन चेंज होना शुरू हो जाता है फिनाइल पायरोविक एसिड में, और फिनाइल पायरोविक एसिड जो है वो फर्दर चेंज होता है फिनाइल एसिटिक एसिड में, ठीक है। तो फिनाइल एसिटिक एसिड जो है उसकी वजह से ये मस्टी स्मेल आती है कि वो जो है स्वेट और यूरिन से जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो ये माउजी या मस्टी स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ट्रायोसिन जो है वो कंट्रोल करता है मेलानिन प्रोडक्शन को, ठीक है। जब ट्रायोसिन सिंथेसाइज नहीं हो रहा तो मेलानिन जो है वो प्रोडक्शन सही से नहीं होगी, जिसकी वजह से ग्रे हेयर्स आ जाएंगे हमारे पास जी, हेयर पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगी और स्किन पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। ब्लड स्ट्रीम में ब्रेन में कैसे एंटर होता है जी? ब्लड स्ट्रीम में जब एक्यूमुलेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से न्यू बॉर्न इन्फेंट्स जो हैं वो उनके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ब्रेन में इंक्लूड हो जाता है, ब्रेन में एंटर हो जाता है, ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन काज करता है। और ट्रायोसिन जो है वो मेलानिन प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है वंस अगेन, सो वो जो है वो स्किन पिगमेंटेशन को, हेयर पिगमेंटेशन को इफेक्ट करेगा। और उसके अलावा जी जो फिनाइल एलानीन है उसी से जो है वो ट्रायोसिन सिंथेसिस हो रहा है, और ट्रायोसिन ही अगर सिंथेसिस नहीं हो रहा तो उसकी वजह से हमारे पास स्किन और हेयर पिगमेंटेशन इफेक्ट होंगी, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया को जेनेटिक लेवल पे अगर हम देखें तो इसको ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस के लिए ज़रूरी है कि एट अ टाइम दोनों रिसेसिव एलील्स जो हैं वो इनहेरिट करे पेरेंट चाइल्ड। फिनाइल एलानीन अमाइनो एसिड की कन्वर्जन ट्रायोसिन के अंदर जो है वो कंट्रोल करता है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज PAH एंजाइम की एब्सेंस की वजह से हमारे पास जो है वो फिनाइल एलानीन डिजीज़ होती है, ठीक है। तो फिनाइल एलानीन के होने के लिए, ठीक है, फिनाइल एलानीन के एंजाइम की एब्सेंस के लिए ज़रूरी है, फिनाइल एलानीन एंजाइम की एब्सेंस सिर्फ और सिर्फ किन इंडिविजुअल्स में जो है वो होती है जो कि ऑटोसोमल, जो कि रिसेसिव हैं, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर दोनों के दोनों कौन से एलील्स हैं? दोनों के दोनों एलील्स हैं होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स, ठीक है। तो होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स का होना ज़रूरी है PAH एंजाइम की एब्सेंस के लिए, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस में PAH एंजाइम जो है हमारे पास फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसकी एब्सेंस, इस एंजाइम की एब्सेंस उसी केस में होगी जब इंडिविजुअल जो कि बॉर्न इंडिविजुअल है, जो भी हमारे पास ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो कंप्लीट इफेक्टेड है, यानी कि बोथ होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स हैं उसके पास उस ट्रेट के लिए, ठीक है जी। तो ऐसा किस केस में हो सकता है कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों पेरेंट्स कैरियर हों, ठीक है, तो वो खुद तो डिजीज नहीं होंगे बल्कि अनइफेक्टेड होंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? वो पास ऑन कर सकते हैं डिजीज वाला ट्रेट, डिजीज वाला अलील, डिजीज वाला ट्रेट अपने फर्दर ऑफस्प्रिंग्स को, और फर्दर ऑफस्प्रिंग्स में 25% चांस है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो कौन सा होगा जी? फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला इनबॉर्न मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर। सो डैट वाज ऑल अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, कि हमने जो है वो पैलियोट्रॉपी के एग्जांपल में डिस्कस किया फिनाइल कीटोन्यूरिया को। अब बात करते हैं नेक्स्ट जीन इंटरेक्शन की, जो है हमारे पास लिथैलिटी। लिथैलिटी जो है हमारे पास ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग की डेथ हो जाती है। किस ऑर्गेनिज्म की, किस ऑफस्प्रिंग की? जिसमें जो है वो लीथल जीन प्रेजेंट है। लीथल जीन के जो है वो एलील्स को हम लीथल एलील्स कहते हैं, ठीक है। लीथल एलील्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर प्रेजेंट हैं तो वो उसकी डेथ की वजह बनते हैं, ठीक है जी। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर लीथल एलील्स आ गए हैं, दे विल कॉज द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बिफोर और आफ्टर द बर्थ। ऐसा क्यों होता है? किसी भी किस्म का जीन
जिसमें म्यूटेशन आ रही है, वो ग्रोथ और सर्वाइवल, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल जीन था, उसके अंदर किसी भी किस्म की म्यूटेशन आ गई है, तो उस म्यूटेशन की वजह से वो जीन जो है, वो उसके एलील्स या वो जीन जो है पर्टिकुलर लीथल हो गया है उस ऑर्गेनिज्म के लिए। अब उस लीथल जीन की वजह से जो है वो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। मोस्टली जो है किसी भी लीथल एलील के इनहेरिट होने की वजह से एट द स्पॉट बिफोर बर्थ ही ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग ऐसा जो है वो ऑफस्प्रिंग है कि उसकी बर्थ हो गई है और ही और शी इज कैरिंग अ लीथल जीन और एलील लीथल जीन, तो एट द स्पॉट या फिर कुछ ही टाइम बाद जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। लीथल एलील्स की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसे एलील्स जो हैं डेट रिजल्ट्स इन वायबल रिडक्शन इन द सेल फंक्शन, या तो जो है वो प्रॉपर कंप्लीट जो है वो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाती है, या फिर अगर वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है लीथल एलील्स, तो उनका जो है इफेक्ट हाफ अगर इफेक्ट जो है वो शो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। देयर इज अ वायबल रिडक्शन इन द सेल फंक्शन। लीथल एलील्स जो है वो रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों फॉर्म्स में जो है वो इनहेरिट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द जीन्स इन्वॉल्व्ड। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्री नेटली यानी कि बिफोर बर्थ भी जो है वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है और आफ्टर बर्थ भी। उसके अलावा जो है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में ही वो सर्वाइवल को स्टॉप कर सकते हैं, हाल्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। और सर्टेन एलील्स जो है वो मोस्टली वैसे होमोजाइगस कंडीशन में जो है होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में जो है वो ऑर्गेनिज्म की डेथ का कॉज बनते हैं लीथल एलील्स। लीथल एलील्स जो है वो उन्हें कैसे कैसे हमें पता चलता है कि इस जनरेशन में जो है वो लीथल एलील का इफेक्ट था, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो जाएगी तो फिर कैसे जो है वो डिटेक्शन होती है, ठीक है। तो सेग्रीगेशन रेशियोज में डिस्टॉर्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मेंडल के अकॉर्डिंग जब हम क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन का, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो है 4 ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, ठीक है। जो भी उनकी फिनोटाइप या जीनोटिपिक रेशो है 3:1 है या 1:2:1 है, ठीक है। 4 ऑफस्प्रिंग्स अगर हम 2 पेरेंट्स का क्रॉस करा रहे हैं एक ट्रेट के लिए, तो हमारे पास आ रहे हैं 4 ऑफस्प्रिंग्स। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो प्रोजेनी में एक ऑफस्प्रिंग ही मिसिंग है, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोजेनी में ऑफस्प्रिंग का नंबर ही जो है वो मिसिंग है, यानी कि सेग्रीगेशन रेशियोज जो है वो मीट नहीं हो रही, तो उससे जो है वो हमें पता चलता है कि लीथल जीन्स थे, लीथल एलील्स थे, जिनकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई और प्रोजेनी में जो है हमारे पास नंबर रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल 4 ऑफस्प्रिंग्स की बजाय हमारे पास 2:1 भी आ सकती है, यानी कि एक ऑफस्प्रिंग की डेथ होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे लीथल एलील्स जो है वो कैसे एक्ट करते हैं। इक्वालिटी का फिनोमेना जो है सबसे पहले डिस्कवर किया सियोनेट साइंटिस्ट था ल्यूसिन सियोनेट, ठीक है। उसने जो है वो कोट कलर ऑफ माइस पे स्टडी करते हुए इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन माइस जो है वो ये फिनोमेना डिस्कवर किया। He was expecting a phenotypic ratio of 3:1, 3 yellow and 1 white coat color in mice. But what he get was the 2:1, ठीक है। तो 3 ऑफस्प्रिंग उसके पास आए और वो फोर्थ ऑफस्प्रिंग जो था जो नहीं आया, उसकी वजह यही थी कि दैट ऑफस्प्रिंग वाज कैरिंग द लीथल एलील्स, जिसकी वजह से जो है वो उस ऑर्गेनिज्म की उस ऑफस्प्रिंग की डेथ हो गई। एंड एलील इस केस में अगर हम बात करें तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन जो थी उसकी उस होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में वो एलील लीथल थी। तो एग्जांपल देखते हैं कि वाई जीन है माउस में और वाई जीन जो है वो येलो कोट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिसेसिव कंडीशन में जो है वो वाइट कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। येलो कोट कलर के लिए कैपिटल वाई यानी कि डोमिनेंट जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। रिसेसिव कंडीशन में स्मॉल वाई की कंडीशन में जो है वो वाइट कलर हमारे पास प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो कैपिटल वाई अलील जो है वो लीथल है यहाँ पे, ठीक है। लीथल अलील की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल वाई अलील जो है वो इस जीन में किसी भी किस्म की म्यूटेशन की वजह से ये अलील लीथल है। और अब क्या होगा कि जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में आएगा, यानी कि कैपिटल वाई की कंडीशन में, तो जो भी ऑफस्प्रिंग इस वाले जो है वो गैमेट को कैरी करेगा, कैपिटल वाई वाले जो है जीनोटाइप को कैरी करेगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। और लेकिन जो है हेट्रोजाइगस फॉर्म में यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई की फॉर्म में ये एलील जो है वो लीथल नहीं है और ना ही जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में लीथल है, ठीक है। तो ये जो है एलील हमारे पास लीथल एलील सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में लीथल है। जो प्रोजेनी हमारे पास आएगी वो देखते हैं हम। जब क्रॉस कराते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि हेट्रोजाइगस माउस का, जिसका जो है वो कलर येलो है, कैपिटल वाई अलील के आने की वजह से कलर येलो है, ठीक है। स्मॉल वाई जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल वाई
इज फॉर स्मॉल वाई जो है वो रिसेसिव एलील है येलो कलर के लिए, और अगर स्मॉल वाई दोनों एक साथ आए तो कोड कलर वाइट हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी एक कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई इनहेरिट होकर आए तो कैपिटल वाई के डोमिनेंट होने की वजह से कोड कलर येलो ही रहता है। लेकिन फोर्थ केस क्या है हमारे पास कि उसमें दोनों के दोनों कैपिटल वाई आ गए हैं, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट केस है लीथल एलील का। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास इसकी डेथ हो जाएगी, और प्रोजेनी में हमारे पास क्या रेशो आएगी, 2:1, 2 इंडिविजुअल्स विद येलो कलर एंड वन माउस विद वाइट कोड कलर। ठीक है जी, तो एक प्रोजेनी में जो है वो मेंबर ही मिसिंग होगा, जिससे जो है वो हम लीथल एलील का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। टाइप्स ऑफ लीथल एलील्स की बात करें तो हमारे पास अर्ली ऑनसेट है और लेट ऑनसेट है। अर्ली ऑनसेट में क्या होगा कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, अर्ली स्टेजेस, एम्ब्रियोजेनेसिस अभी जब एम्ब्रियो बन रहा होगा उसके अर्ली स्टेजेस में ही जैसे ही लीथल एलील इनहेरिट होकर आएगी, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। लेट ऑनसेट में क्या होगा जी, लेट ऑनसेट विल किल द ऑर्गेनिज्म एट द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ और एट द फाइनल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि बिफोर बर्थ, जब पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग जो है वो बन चुका हो और उसके बाद भी जो है उसकी डेथ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लीथल एलीज जो हैं वो एट वंस जो है वो इनहेरिट होते ही किल कर दें। ठीक है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर बर्थ भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लीथल एलीज जो है वो किल नहीं करती, और किन इंडिविजुअल्स को किल करती हैं और कुछ को नहीं करती हैं भी जो है वो डिफर कर सकता है। थर्ड टाइप है कंडीशनल। कंडीशनल में जो है वो लीथल एलील विल किल ऑर्गेनिज्म अंडर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसिटिव एलील्स होती हैं कुछ, जो हाई टेम्परेचर पे जो है वो ऑर्गेनिज्म की डेथ का बाइस बन सकती हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे जो है वो ऐसा कोई भी केस नहीं देखा गया। फोर्थ टाइप है जी सेमी लीथल। सेमी लीथल एलील्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास ऐसा है कि वो कुछ पॉपुलेशन केसेस को जो है वो इफेक्ट करती हैं कि उनकी डेथ कॉज होती है, और बाकी सबकी जो है वो नहीं होती। ऐसा केस हमारे पास हीमोफीलिया के केस में है कि हीमोफीलिया में जो जितने भी हमारे पास हीमोफिलिक पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है उनकी डेथ नहीं होती, बहुत सारे जो है वो सर्वाइव करते हैं बहुत सारे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फर्दर उनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे, उनकी जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस और उनकी जो है वो वल्नरेबिलिटी पे, क्योंकि हीमोफिलिक पेशेंट्स जो हैं उनके वाउंड्स जो हैं वो क्लॉट नहीं होते। ठीक है, तो अगर किसी भी किस्म की सीवियर इंजरी किसी को फेस ही नहीं करनी पड़ती तो ऑफ कोर्स वो जो है वो उसको किसी भी किस्म का कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी किस्म की इंजरी फेस करनी पड़ती है तो उनका ब्लड जो है वो लेट क्लॉट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड जो है वो वेस्ट हो जाता है, और अकॉर्डिंगली जो है वो ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। दो तरह की जो है वो मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट हमारे पास टाइप्स हैं लीथल एलील्स की। वन इज डोमिनेंट लीथल एलील एंड अदर वन इज रिसेसिव लीथल एलील। डोमिनेंट लीथल एलील की बात करें तो डोमिनेंट लीथल एलील जो है वो दोनों की दोनों कंडीशंस, यानी कि चाहे वो होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दोनों ही स्टेट्स में लीथल हो सकती है। ठीक है जी, और मोस्टली जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में अगर लीथल हो तो ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल जो भी है जो कैरी कर रहा है डोमिनेंट लीथल एलील को, मोस्टली जो है वो उसकी बिफोर बर्थ यानी कि प्रोजनी में आने से पहले ही डेथ हो जाती है। जब प्रोजनी में आने से पहले ही डेथ हो जाती है, जैसे हमने माइस कोट कलर के केस में पढ़ा, तो उससे क्या बेनिफिट क्या है कि म्यूटेंट डोमिनेंट लीथल जो एलील है वो परमानेंटली जो है वो जनरेशन में से रिमूव हो जाती है, और फर्दर उसके नेक्स्ट ट्रांसमिशन के चांसेस जो है वो बिल्कुल जीरो हैं। ठीक है जी, डोमिनेंट लीथल एलील्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है क्रीपर एलील्स इन चिकन। चिकन के अंदर जो है वो क्रीपर एलील्स की, जिसमें जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म इज लीथल। ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म लीथल नहीं है। दूसरी एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है हंटिंगटन्स डिजीज की है ह्यूमंस में। ठीक है, ब्रेन प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या है जी, बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म्स आर लीथल। ठीक है जी, तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में जब सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनेंट एलील कैरी करता है इंडिविजुअल, तब भी जो है वो लीथल हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कि दोनों डिजीजेज जो है वो कैसे लीथल हो सकती हैं। क्रीपर एलील्स इन चिकन जो है हमारे पास एग्जांपल है, जब हमारे पास दोनों की दोनों लीथल एलील्स जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में आएंगी। ठीक है जी, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब जो है वो एलील्स एक जो है वो डोमिनेंट प्रेजेंट है जबकि दूसरी रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो तब भी जो है वो क्रीपर फिनोटाइप आएगी। ठीक है, लेकिन वो लीथल नहीं होगी। लीथल कब होगी कि जब हमारे पास जो है वो दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आएंगी। जब उसका क्रॉस किया गया, तो जब हेट्रोजाइगस क्रीपर जो चिकन है उसका क्रॉस किया गया,
तो हमारे पास एक जो है लीथल इंडिविजुअल आया, यानी कि उसकी जो है प्रोजेनी रिकॉर्ड नहीं की गई। 2:1 हमारे पास जो है वो फिनोटिपिक रेशियो जो है वो प्रोजेनी में आई, जिसका मतलब था कि एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑफस्प्रिंग जो था वो उस प्रोजेनी में से मिसिंग था। ठीक है, तो उसकी वजह क्या थी कि उसने दोनों की दोनों जो है वो डोमिनेंट एलील्स इनहेरिट की जो कि लीथल थी। ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेथ हो गई। जबकि हेट्रोजाइगस फॉर्म में जो क्रीपर है वो हमारे पास लीथल नहीं है, और स्मॉल पी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में चिकन जो है वो नॉर्मल है। हंटिंगटन्स डिजीज की हमारे पास एग्जांपल है सेकंड। हंटिंगटन्स डिजीज जो है वो प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है जी, ब्रेन की जो है वो सही से फंक्शन नहीं करता, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, इमोशनल प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है जी, तो ये जो डिजीज है मोस्टली इसका एडल्ट ऑनसेट है, यानी कि ये अपीयर होती है इन 30s और 40s की एज पे जो है वो जाके अपीयर होती है। हंटिंगटन्स डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों तरह से जो है वो इंडिविजुअल्स डोमिनेंट एलील दोनों फॉर्म्स में, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म है चाहे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म है, दोनों ही फॉर्म में जो है वो हमारे पास डोमिनेंट एलील जो है वो लीथल है। ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्म्स में इंडिविजुअल्स जो है वो हंटिंगटन्स डिजीज वाले होंगे, और सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म नॉर्मल होगी। लेकिन इसमें जो है वो क्या होता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म वाले जो है वो मोस्टली उनकी जो है वो डेथ हो जाती है अर्ली ऑनसेट में ही। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि क्योंकि ये डिजीज़ जो है वो लेट इसका ऑनसेट है, कि ये जाके 30s और 40s में शो होती है, तो तब तक जो है ये इंडिविजुअल्स फर्दर रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और तब तक वो ये लीथल एलील जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि कंप्लीट डोमिनेंट एलील क्रीपर चिकन के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि जब वो कंप्लीट डोमिनेंट फॉर्म में आती थी तो वो इंडिविजुअल जनरेशन से प्रोजेनी से बिल्कुल ख़त्म हो जाता था, यानी कि लीथल एलील वहाँ की वहाँ ही फिनिश हो जाती थी, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र ही नहीं होती थी। लेकिन हंटिंगटन्स डिजीज़ के केस में क्या है, क्योंकि इसका ऑनसेट इस डिजीज़ का जो है वो ब्रेकअप ही लेट होता है, ये लेट शो होती है 30s और 40s के केस में, उससे पहले जो है ये पास ऑन की जा सकती है फर्दर ऑफस्प्रिंग्स में। जेनेटिक्स में अगर हम देखें तो अगर हमारे पास जो है वो पेरेंट था जी एक हंटिंगटन डिजीज़ वाला, जिसे अभी जो है वो डिजीज़ शो नहीं हुई थी, और उसने फर्दर रिप्रोड्यूस किया नॉर्मल रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ, तो उसमें हमारे पास जो है वो 50% चांसेस है कि उसकी प्रोजेनी हंटिंगटन डिजीज़ वाली हो और 50% नॉर्मल हो। और ये जो 50% हमारे पास हेट्रोजाइगोट्स आए हैं, ये भी जो है जब तक डिजीज़ अपीयर नहीं होगी, जब तक डिजीज़ जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, तब तक जो है ये नॉर्मल सर्वाइव कर सकते हैं और फर्दर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं हंटिंगटन डिजीज़ के एलील को। सेकेंड टाइप है रिसेसिव लीथल एलील्स। रिसेसिव लीथल एलील्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दोनों की दोनों एलील्स जब होमोजाइगस कंडीशन में आएंगी, होमोजाइगस फॉर्म में इनहेरिट होके आएंगी, तब ही लीथल हो सकती हैं। ठीक है, अब होमोजाइगस जो लीथल एलील्स हैं उनकी भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो तरह की हो सकती हैं। एक तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में तो उन्होंने जो है वो उस ऑफस्प्रिंग की डेथ ही कॉज करनी है, लेकिन फिर जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है वही एक रिसेसिव एलील, तो उसकी वजह से कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिनोटिपिक इफेक्ट आ रहा है, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई भी फिनोटिपिक इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस पेज पे भी हम इसे दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। रिसेसिव लीथल एलील्स की टाइप्स की बात करें तो वो हमारे पास जी सिकल सेल एनीमिया, ह्यूमंस में सिस्टिक फाइब्रोसिस, डे सेक्स डिजीज़, और उसके अलावा ब्रेकीडेक्टिली जो कि हमारे पास स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी की डिजीज़ है, ये सारी जो है वो रिसेसिव लीथल एलील्स के केसेस की एग्जांपल है। रिसेसिव लीथल एलील के केस में हमारे पास एग्जांपल है जी सिकल सेल एनीमिया की, कि कंप्लीट रिसेसिव फॉर्म में जो है ये लीथल है। ठीक है, फैटल है ऑफन, लेकिन अब जो है वो बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, बहुत सारी मेडिसिनल इम्प्रूवमेंट की वजह से कंप्लीट होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म को भी अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर जाता है तो उसे बचाया जा सकता है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन जो है उसकी जेनेटिक्स क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कंप्लीट डिजीज कब शो होगी, जब इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव होगा उस एलील के लिए, जबकि हेट्रोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में जो है वो कैरियर हो सकता है लेकिन कंप्लीट डिजीज नहीं होगा। ठीक है जी, और क्लिनिकली नॉर्मल पर्सन सिर्फ वही हैं जिनके पास दोनों की दोनों डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हैं। सिकल
सेल एनीमिया के केस में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी नॉर्मल शेप होती है जी बाइकनकेव, उससे जो है वो डेविएट करके उनकी शेप चली जाती है सिकल शेप पे, ठीक है। वो ब्लड वेसल्स में स्टक हो जाते हैं। उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया जो है कैरेक्टराइज करता है डिलेड ग्रोथ, स्ट्रोक्स एंड जॉन्डिस। जॉन्डिस मींस येलोइश स्किन एंड आईज बिकॉज ऑफ द लीवर डैमेज। सिकल सेल एनीमिया की जेनेटिक्स की बात करें तो देख सकते हैं आप, हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वही इंडिविजुअल होगा जिसके पास दोनों के दोनों हीमोग्लोबिन के ऊपर दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील्स होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास 25% नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, जबकि 50% ऐसे हैं जो कैरियर्स हैं, ठीक है। उनमें डिजीज़ तो शो नहीं हो रही, लेकिन वो फर्दर पास ऑन करेंगे इस डिजीज़ के ट्रेट को, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया वाले 25% केस है, 25% प्रोजेनी हो सकती है जो कि कंप्लीट जो है वो एनीमिक है, सिकल सेल एनीमिक है, उनके सारे के सारे सेल्स जो हैं वो सिकल शेप्ड हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंट मेथड से अब जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है अगर ऑफस्प्रिंग जो है वो सर्वाइव कर जाता है। ब्रैकीडेक्टिली हमारे पास ऐसी जेनेटिक स्टेट है रिसेसिव लीथल एलील्स की, जिसमें हमारे पास जो है वो रिसेसिव अगर एलील्स इनहेरिट होकर आएंगी तो इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में भी उसके पास जो है उसके अंदर जो है वो अनयूजुअल ट्रेट्स होंगे, अनयूजुअली शॉर्ट फिंगर्स प्रेजेंट होंगी हैंड्स और फीट की, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन लीथल है सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स के लिए, बिकॉज उसमें जो है वो मेजर स्केलेटल डिफेक्ट्स देखने में आते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स जिनकी जो है वो बर्थ होती है ब्रैकीडेक्टिली के साथ, उन्हें उनके लिए बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज अवेलेबल हैं, और उसके अलावा किनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ यानी कि डिफरेंट स्टडी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे पास विजुअल और टेक्टाइल स्टिमुलस को यूज़, टेक्टाइल सेंसेस को यूज़ करके एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं इस तरह के एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स को, वो भी जो है वो सारी की सारी थेरेपीज से जो है वो सॉर्ट आउट की जा सकती है सिचुएशन। म्यूटेशन जो है वो IHH जीन के अंदर आती है, वो इनकोड करती है स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए जो कि बोन ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एक म्यूटेटेड कॉपी इनहेरिट करता है इंडिविजुअल यानी कि हेट्रोजाइगोस कंडीशन है, तो उसकी वजह से कुछ डिफॉर्मेशंस आएंगी स्केलेटल बोन्स के अंदर, ठीक है, और लिटिल एबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस होंगी। लेकिन अगर दोनों की दोनों म्यूटेटेड कॉपीज इनहेरिट की जाती हैं, ठीक है, तो कोई भी प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगी, और जिसकी वजह से जो है वो मेजर डिफेक्ट्स देखने में आएंगे, मेजर स्केलेटल डिफेक्ट्स, और डेवलपमेंट कंटिन्यू नहीं हो सकेगी और एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगर हम इसका क्रॉस देखें तो ये जो है हमारे पास हेट्रोजाइगोटिक इंडिविजुअल सर्वाइव तो करेंगे, लेकिन इनके अंदर माइनर डिफॉर्मेटीज होंगी। लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो है वो फैटल है, और यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। सो डेट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमारे सिलेबस में जितने भी जीन्स और एलील इंटरेक्शन थे, इंट्रा एलीलिक और इंटर एलीलिक, ऑलमोस्ट जो है वो सब के सब हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।